वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 23 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए यूपीएससी, सीएससी और प्लस स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ कवर किए गए। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें पीटी और जो आपके प्रारंभिक स्तर के परीक्षा होते हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ जो हमारे नए और पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सारे प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के हमें प्रमोट कर सकते हैं और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इससे इंटरनल मोटिवेशन हमें मिलता है। बहुत से कमेंट हमारे पॉजिटिव इंप्रेशन के रूप में आ रहे हैं, तो उन्हें सभी लोगों को धन्यवाद। जो प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है उसका कमेंट के रूप में हमें उसे देखने का मिल रहा है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं और जिस दिशा से जिस उद्देश्य से युक्ति आईएएस में यह दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को प्रारंभ किया गया है उसकी कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूर्ति हो रही है। तो सभी को धन्यवाद। और भी हम बेहतर करने का उम्मीद करेंगे और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने आने का प्रयास करेंगे। तो सभी का सहयोग अनिवार्य है, तो आप लोग सहयोग कीजिए। ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा युक्ति आईएएस का, और जल्द ही आईएसओ वर्जन आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा जो आईफोन सीरीज़ जो चलाते हैं उनके लिए भी। और यह 10 से 15 दिन में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट डाल दिया गया है गूगल को। तो जल्द ही आप लोग को यह सब सारी चीज़ें और एंड्रॉयड और गूगल आईओएस दोनों आप लोग यूज़ कर सकते हैं युक्ति आईएएस ऐप को। तो आप लोग भी अब हमसे जुड़ सकते हैं, तो सभी लोग प्रमोट कीजिएगा। चलिए, लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग उससे क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ऐप का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और टेलीग्राम पर आप लोग जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए एक नया प्रयास पुनः किया गया। जो बेस्ट राइटर होगा, जो राइटिंग करेगा, इस मान लीजिए आज का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो बेस्ट की नोट्स बनाकर और जो डायग्राम, पाई चार्ट, सारे मेथड को अपनाकर अगर जो की नोट्स भेजता है उसे मैं चेक करता हूँ, तो बेस्ट राइटिंग टुडे का अवार्ड दिया जाएगा स्टूडेंट को। तो वो भी कल से प्रारंभ हो गया है। कल एक स्टूडेंट को दिया गया, उनको बधाई हो। और आप लोग भी पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा के रूप में इसे लीजिएगा और अपने में इम्प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं। और इसी प्रतिस्पर्धा के दौरान आप एक अच्छे आंसर राइटिंग के तौर पर अपने जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो हमारा प्रयास केवल यह है कि आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना और आप में प्रतिस्पर्धा लाना कि आप कम समय में अधिक उसका आउटपुट निकाल सके। तो ये दो प्रयास हम लोग का रहेगा, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए ताकि अपने में इम्प्रूवमेंट ला सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आज की गई है। अब इसे राजनीतिक रूप से अब देखिए विवाद उत्पन्न होगा। हालांकि दौर शुरू हो गया है पर और भी विवाद उत्पन्न होगा। जैसे मुस्लिम धर्म गुरु जो एलआईसी हैं, उन्होंने भागवत जो है उनको, मोहन भागवत जी को, जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सहायता संघ के जो स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं, उनको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि के रूप में उपमा दी है या उपाधि दी है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, उसके बाद में राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि के संदर्भ में कुछ बातें बोलूँगा। देखिए कल इनके द्वारा कुछ जो मदरसा था जो उनका दौरा किया जाता है और वहाँ पर 300 छात्रों के साथ, जो मदरसे में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ इंट्रोगेट किया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है, टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। लगभग 2 घंटे के आसपास वहाँ रहते हैं वो। और देखिए इस दौरान वहाँ के जो मदरसों में आधुनिकीकरण और छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया इनके द्वारा। और ये मैं बात आप लोगों को कितनी दिनों से बोल रहा हूँ कि
जब तक हम विकासवादी सोच की ओर बढ़ रहे हैं, हम विश्व के उस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं जो विश्व में चल रही है, जहाँ पर वैचारिक स्वतंत्रता की बात हो, जहाँ वैचारिक लोकतंत्र की बात हो, या इस प्रकार के जो लोकतांत्रिक मान्यताओं को बढ़ावा देने का प्लेटफॉर्म हो। हम विश्व के साथ वैसे स्तर पर जाना चाहते हैं। तो भारत में भी जितने इस प्रकार के जो संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाओं के साथ भी आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। धर्म को यहाँ पर किसी, मान लीजिए मदरसा को अगर बात की जाती है तो लोग ये ना समझ ले कि यह धार्मिक उनकी आस्था पर चोट होगा आधुनिक शिक्षा आने के लिए। जितना अगर मेरे पर्सनल व्यू का ये समझा जाए, सच्चर समिति जो आई थी, अगर उसकी अनुशंसा को माना जाए या उसके 1% की अनुशंसा को भी माना जाए तो यह बहुत ज़रूरी है कि उसी काल दौरान यह सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मदरसों में और भी बृहद, अभी हालांकि बहुत जगह हुआ है, फिर भी बहुत कार्य करना बाकी है, शेष है। तो यहाँ पर उस वर्ग के लोगों को आगे आना होगा कि हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को किस प्रकार आधुनिक शिक्षा दे सकते हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम समाज के साथ उसे कैसे तालमेल बैठाने के लिए, अगर चीज़ों को उनके साथ बिहाफ में चलने के लिए हम ऐसे टूल्स दे सकते हैं जो देश राज्य को सशक्त करे। पहले व्यक्ति सशक्त होगा, उसके बाद समाज सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हम उनमें ला सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यह सच्चर समिति आने के बाद से ही कार्य हो जाना चाहिए था। अभी वर्तमान में परिस्थितियां वही भी है जो पहले थी, जो रिपोर्ट आई थी उसी के इर्द गिर्द ही अभी स्थितियां हैं। तो स्वयं ही सोचनी होगी इन लोगों को कि हम में क्या सुधार करना चाहिए। और देखिए, मानवाधिकार, लोकतंत्र, मान्यताएं और जो समानता के जो अधिकार है वो हमेशा मांग उठते ही रहेगी। आज न कल ये उठेगी ही। लोग जब आज से कल्पना कीजिए, जो चीज़ें 1947 में थी, क्या 2022 में वो चीज़ें हैं? तो नहीं है, उसमें बहुत परिवर्तन आया। तो इसी तरह 2047 में देख के चलिए, तो क्या 2022 में वही 2047 में होगा? नहीं। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो स्वयं का आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि हम हैं कहाँ, वर्तमान में हैं कहाँ, हम जाना कहाँ चाहते हैं, उस बीच में हम पुल कैसे स्थापित करें जो व्यक्ति, समाज और राज्य, देश के साथ तालमेल स्थापित करती। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसी को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो किए गए, देखिए यहाँ पर इलायची जो है, मुस्लिम समाज के जो धर्मगुरु हैं डॉक्टर उमेर अहमद इलायची, उनके द्वारा भागवत, जो मोहन भागवत है, उनको राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताते हुए कहा कि कुछ माह पहले उन्होंने संघ के प्रमुख को मस्जिद और मदरसा आने की आमंत्रण दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए आए। संघ ने ऐसे वक्त का दौरा किया जब मदरसों का सर्वे चल रहा है। देखिए, मदरसा का होना ये गलत नहीं है, ठीक ना। मदरसे में के आड़ में कुछ उग्रपंथी लोग, उग्रपंथी विचारधारा के लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। एक शिक्षा संस्थान है, धार्मिक शिक्षा स्थान के रूप में भी इसे जाना जाता है, या बौद्धिक वैचारिक संस्था स्थान के रूप में जाना जाता है। तो कुछ उग्रवादी पंथों द्वारा, उग्रवादी सोचों द्वारा इसको मिसयूज, इस संस्था का मिसयूज किया जाता रहा है। ऐसे कई रिपोर्ट आए। ऐसा नहीं कि केवल ये हवा में बात की जा रही है, खुद इस वर्ग के लोग भी इसे मानते हैं कि नहीं, कुछ मदरसों का ऐसा मिसयूज होता है। हाल ही में PIF के छापे के दौरान भी ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। तो देखिए, यहाँ बात है कि आत्ममंथन बहुत ज़रूरी है। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि आप ही निर्धारित कीजिए कि हमें किस रूप से समाज में रहना है। ये किसी भी धर्म पंथ के साथ लागू होता है। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज है तो विक्टिम कार्ड आपको हमेशा चलता रहेगा। आप स्वयं को इतना सशक्त बना लीजिए कि कोई भी संस्था, कोई भी जो सरकारी तंत्र है, आप पर उंगली क्यों उठाएगा? कोई भी व्यक्ति आप पर इस तरह ब्रेन वॉश क्यों करेगा? जो करता है ब्रेन वॉश, यह छिपा हुआ नहीं है।
ब्रेन वॉश होता रहा है, होता भी रहेगा जब तक आप स्वयं को सशक्त नहीं लाएंगे, बौद्धिक क्षमता विकास नहीं करेंगे। यह जरूरी नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी रिवायतें हैं जो समाज के विरुद्ध कार्य करती रही थी। समाज में जो मान्यता थे तो उसके इन्हीं लोगों के, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वही आगे आके बढ़कर, जैसे सती प्रथा है, बलि वाली प्रथा है, या किसी पूजा स्थल पर महिला को नहीं जाने देना है, तो इसमें सुधार इन्हीं वर्गों के लोग आके किए थे। तो मुस्लिम वर्ग में भी अब मांग उठ रही है। ईरान का मामला देखने को मिल रहा है, भारत में बहुत से ऐसे मामले हो जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको स्वयं सुधार करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसी बीच में अगर किसी व्यक्ति विशेष को राष्ट्रपिता या राष्ट्रकवि कह दिया जाता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। किसी व्यक्ति, राष्ट्रपिता का मतलब है कि पिता क्या होता है, पिता जो अपने घर में होते सभी लोगों को तालमेल बैठाते हुए उस घर के उद्देश्य को पूर्ति करना। तो राष्ट्रपिता देखिए, केवल महात्मा गांधी को हम प्यार स्वरूप बोलते हैं और एक इज्जत तराजू की, क्योंकि वो एक पिता मार्गदर्शक के रूप में हमारे स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे उस दोनों पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया था, इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर उपाधि दी गई थी। ऐसा कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिस पर इन्हें सरकार की तरफ से या सरकारी संस्थाओं की तरफ से इन्हें उपाधि दी गई है। ये राष्ट्रपिता से भी ऊपर के वर्ग के इनके कार्य थे जो इनको इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं। तो किसी भी रूप से अगर आप एस्पिरेंट के तौर पर पूछा जाए तो आपका जवाब यही होना चाहिए, राष्ट्रपिता जो हैं वो जैसे किसी घर को एक बेहतर रूप माहौल देते हुए उसे उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जो पथ प्रदर्शक का काम करे, वही राष्ट्रपिता या घर का पिता के रूप में या जाना जाता है। तो आप इसी संदर्भ में चीज़ों को स्पष्ट कीजिएगा। और अभी हाल के दिनों में मोहन भागवत जी का जो कार्य या गतिविधि है, लोग दोनों परस्पर जो विवाद चल रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो कटुता बढ़ी है, उसको कहीं न कहीं कम करने के दिशा में कुछ बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी इर्द गिर्द माहौल के दौरान इनके द्वारा इलियास, जो धर्मगुरु उमेर अहमद इलियासी के द्वारा इनको राष्ट्रपिता कहा गया। तो आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, अन्यथा इसे और दिशा में लेके नहीं जाना, क्योंकि एक आप एस्पिरेंट हैं, आपके पास चेक एंड बैलेंस का थ्योरी होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट में, कि न इस पंथ को बुरा लगे, न इस पंथ को बुरा लगे, न किसी सरकारी तंत्र के विरुद्ध कार्य हो, किसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्य हो। आपका विचार बीच बिंदु पर होना चाहिए कि सभी के हित पूर्ति हो। तो आप लोग चीज़ों को इसी रूप से समझिएगा। देखिए, लगातार PIF संस्था है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आतंकवादी नेटवर्क पर जांच एजेंसियों के कहर बरपा है। ED और NIA ने बहुत लंबे स्तर के लगातार छापे के बाद कल एक ही समय में, एक ही दिन में आपको इसके 15 राज्यों में 93 स्थलों पर छापा मारा और लगभग 106 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और मेरा भी यह मानना है, या कोई भी एस्पिरेंट है या कोई भी देश प्रेमी है, उसे यह मानना है, यह किसी भी प्रकार की ऐसी संस्था को भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसके लोग सपोर्ट में जो खड़ा है उनको भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। रीज़न इसके पीछे क्या है, मैंने आपको थ्योरी कल ही बताया था, 2 दिन पहले भी। भारत का लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ना, बहुत से देशों को खटकता है कि इतनी विविधता होने के बाद भी सामंजस्य कैसे स्थापित किया हुआ है। लोग एक दूसरे के साथ छोटी बड़ी देखिए घटनाएं बड़े देशों में हुआ करती है। हम लेकर देखिए, यहाँ से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतने बड़े भूभाग में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी घटनाएं होती रही, वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि देश आंतरिक रूप से कमज़ोर है। अगर मान लें दक्षिण के बहुत से ऐसे विवाद हैं जो उनके भाषा को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनकी भागीदारी के रूप में ऐसे विवाद हैं, पर जब देश की बात आती है सभी प्रांत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे कारगिल का युद्ध रहा हो या उससे पहले का युद्ध रहा हो, 62 का, या उससे भी पहले के युद्ध रहे हो, तो आप देखते होंगे
कि सभी राष्ट्र के लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो यही जो विविधता में एकता का संस्कृति जो लेकर आता है भारत, तो बहुत से देशों की यह बात खटकती है और नहीं चाहता कि भारत में लोकतांत्रिक मान्यताएं विकसित हो। और जो भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए अग्रसर होना चाहता है तो उसमें वो सफल ना हो सके, ऐसे बहुत से राष्ट्र अपने आंतरिक हित रखते हैं। इसी क्रम दौरान ऐसी संस्थाओं का गठन अनौपचारिक रूप से इनके द्वारा किया जाता है, उनको फंडिंग की जाती है और उनको सशक्त किया जाता है। ताकि देखिए, अब ये सोच के देखिए, इनके द्वारा ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, इस्लामी राष्ट्र बनाने का प्रयास भारत में, यानी इस्लामी जो कॉन्सेप्ट है लागू करने का भारत में ऐसा विचार किया जा रहा था। तो क्या आप सोच के दे सकते हैं कि भारत जो का संविधान है इतना बृहत्तम और इतना सूक्ष्म रूप से अवलोकन करके बनाया गया है एक लंबी प्रक्रिया के बाद, क्या भारत में ऐसे कॉन्सेप्ट को लाया जा सकता है? या इसी प्रकार हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आता है तो क्या यह संभव है? नहीं है। हाँ, इसकी बहुता हो सकती है, लोगों की भागीदारी बढ़ सकती है कुछ क्षेत्रों में, पर किसी भी स्तर पर संविधान का उल्लंघन किसी भी स्तर पर कहीं भी नहीं हो सकता है। पर इस कॉन्सेप्ट को लाना ही कितनी खतरनाक स्थिति को जन्म देता, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपसे यह प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि PFI जैसी वैचारिक मतों को मानने वाले लोग क्या भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने में सफल हो सकते हैं? तो आपके पास विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और किसी मुद्दे को किस रूप से सोचते हैं, उस पर विचार कैसे रखते हैं, उसका भी गहन विश्लेषण आपके पास होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आप यह चीज़ें देखिएगा। और देखिए, इस पर PFI के बारे में बेसिकली आपसे कहीं PT में प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है क्योंकि कुछ प्रारंभिक स्तर पर चीज़ें इस तरह से पूछी गई हैं। कभी भी इसकी स्थापना के संदर्भ में जैसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। पर देखिए, आपसे मेंस में केवल उस विचार को पूछा जाएगा जो मैंने बताया है। इसी संदर्भ में प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे वैचारिक मत जो रखते हैं, इस प्रकार के बहुत सी संस्थाएं हैं और विश्व में बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती भी है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही है, आपको पाकिस्तान में भी ऐसी संस्थाएं हैं, ईरान में भी है, सऊदी अरब में भी है, अमेरिका में भी है। बहुत से ऐसे देश में जो वर्तमान जो व्यवस्था उसके विपरीत विचारधारा रखती है। ऐसे ही भारत में आपको नक्सलवाद की प्रवृत्ति देखने को मिली। तो ये भी देखिए चीज़ें हैं। तो हथियार के बल पर शासन व्यवस्था को कायम करना, तो ये भी भारत में संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको उसी से कोऑर्डिनेट करके प्रश्न पूछ सकता है। और देखिए, PFI की स्थापना 2006 में केरल में की गई थी, परंतु इसका मुख्यालय दिल्ली में। तो ये सब PT ओरिएंट आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। और देखिए, यह जो संस्था थी बहुत ही संदिग्ध रूप से काम कर रही थी। देखिए, इसके मामले बहुत से देखने को मिले थे। कुछ प्रोफेसर थे जिनके हाथ ये काटे थे, इसके लोग जो समर्थक थे। देखिए, हिंसा पर यह कार्य करता था। उसके साथ ही साथ आपको कई युवाओं को ट्रेनिंग दिया था PFI विदेशों में अन्य आतंकी घटनाओं के संदर्भ में। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। हमारा देश में ये सब चीज़ें आम है, समझिए ना। ऐसे खास कुछ लोग बना देते हैं। जब कुछ लोग विशेष अगर इसे तहजीब इस प्रकार की संस्थाओं को नहीं देंगे तो देखिए ये सब चीज़ होगा ही नहीं इंडिया में। लोग यहाँ को, हम आपको कितने बार बोले, जितना मौलिक अधिकार आपको दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा मौलिक कर्तव्य है कि आप समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आपका दायित्व क्या है आपके घर के प्रति, अपने लोगों के प्रति, आपके समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति। जिस व्यक्ति विशेष को आ गया ना, तो ये सब चीज़ें उस धर्म के लोग भी आके, और देखिए कुछ लोग के कारण पूरी कौम बदनाम होती, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई पूरी कौम ही इस कार्यों में लगी हुई है। मेरे अभी वर्तमान में घर बन रहा है, उसमें मेरे वर्कर जो हैं, आपको इंजीनियर भी आपको मुस्लिम है और जो ठेकेदार है जो वर्क कंस्ट्रक्शन का लेते हैं वो भी आपको मुस्लिम है। और मेरे यहाँ लगभग 60 मजदूर वर्क कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 27 से 28 लोग हैं ना मुस्लिम ही हैं। सोच के देखिए। तो ऐसे वैचारिक समानता होनी चाहिए। और मैंने ये ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले इससे रिलेटेड कि भारत की पहचान यही है, पर
इसे समझेगा समझाएगा कौन? यह हम और आप ही समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो सभी से आशा की जाती है इस प्रकार की गतिविधि कीजिए ताकि लोगों में बढ़ावा मिले और कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं उसे समाप्त करने की ज़रूरत है। देखिए ज्ञानवापी जो मंदिर है उसमें ज्ञानवापी जो विवाद है उसमें शिवलिंग जो मिला था, जो हिंदू पक्ष का कहना है शिवलिंग है, मुस्लिम पक्षों का कहना यह फुहारा से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो तो न्यायालय में गया हुआ है, इस पर क्या आएगा निर्णय वो तो सारी चीज़ों को सभी चीज़ों का आकलन करके ही आएगी। पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है विशेषज्ञ ने निगरानी में कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की आयु धातु का पता लगाने के लिए एक याचिका दी गई है। उसी के संदर्भ में बातें उभर कर सामने है। तो केवल देखिए अभी चल रहा है तो क्या कार्बन डेटिंग होता है ये बस आप लोग जानिएगा। अभी की नोट जब इस पर फैसला आएगा तो इसके सभी पक्षों पर हम लोग बात करेंगे, क्या है नहीं है, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए और किस प्रकार से लोगों को, मैंने इससे पहले भी बहुत बार बातें की है कि आपको नैतिक दायित्व निभाना होगा। कभी कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, यह सभी व्यक्ति विशेष जानता है, मुस्लिम वर्ग के लोग भी, हिंदू वर्ग के लोग भी। पर मैंने क्या आपको बताया था, सर्वोच्चता की स्थिति जो है ना, कॉन्सेप्ट कि हम सर्वोपरि हैं, हम ही सर्वोपरि रह सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जिस दिन त्याग किया जाएगा ना तो सभी चीज़ें संतुलन में आ जाएगी। अगर किसी कालांतर में ऐसी घटनाएं हुई हैं और हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जा करके, अब देखिए कोई ऐसा शासक था तो हिंदू जो देवी देवताओं की मूर्तियों था उनका मूर्तियों को तोड़कर कसाई खाने के बाट के रूप में उपयोग किया था। यह साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। तो अब इस पर कोई हिंदू इस पर कुछ बात करेगा तो अब विवाद का कारण बन जाएगा। पर ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए, उसको सिरे से नकारना चाहिए मुस्लिम पक्ष के द्वारा भी नहीं। यह बहुत गलत धारणा थी। किसी धार्मिक उन्माद के रूप में अगर इसे यूज़ किया गया था तो यह उस दौरान हुआ था। वर्तमान में ऐसी चीज़ें इसकी कड़ी निंदा की जाती है और हर व्यक्ति विशेष को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इसके विरोध में। क्योंकि इससे देखिए होता क्या है कि आपके वैचारिक सहमति उभर कर सामने आती है। तो इसी प्रकार से ये भी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्तमान यह वर्ग दोषी है या इस वर्ग के सभी लोग दोषी हैं, यह मैं कभी नहीं कहता हूँ, न कह सकता हूँ, क्योंकि चीज़ें आपको वर्तमान संतुलन के आधार पर काम करने की ज़रूरत है। पूर्व कालांतर में बहुत सी ऐसी घटनाएं मिली है, साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर कुछ धर्मावलंबियों पर विशेष आपको प्रताड़ना की गई। जैसे सिख धर्म पर देख सकते हैं, उन पर प्रताड़ना की गई थी कुछ मुस्लिम शासकों के द्वारा। वो केवल देखिए उस दौरान उस समय की मांग थी उनकी, तो उनके द्वारा किया गया था। पर देखिए बात है इसकी पुष्टि वर्तमान अगर इस वर्ग के लोग करते हैं कि नहीं ये सही था तो ये बहुत गलत बात है। कुछ राजनीतिक संस्थाएं ऐसी हैं बनी हुई है तो इस प्रकार के वैचारिक मत को रखती हैं, तो ऐसे समर्थन आम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इसी में यह विवाद देखने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है, कार्बन डेटिंग आप लोग देखिएगा क्या होता है कार्बन डेटिंग। यह प्रश्न पीटी के स्तर पर स्टेट पीसीएस में जरूर पूछता है, यूपीएससी में टर्मोलॉजी के रूप में यूज़ करता है, कहीं ऑप्शन के तौर पर ABCD में आपको कहीं दे देगा साइंस के पार्ट वाले में, तो आपको या तो ज्योग्राफी में भी देता है ये सब चीज़ें। तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। तो क्या होता है कार्बन डेटिंग, वस्तुतः आपको किसी भी वस्तु के कार्बन 14 के क्षय से उसकी आयु, प्रकृति आदि का निर्धारण होता है। कार्बन डेटिंग के जरिए विज्ञानी लकड़ी, जो कार्बन डेटिंग के विज्ञानी होते हैं वो लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, हड्डी, बाल, रक्त अवशेष, बीज, पराग, सेल, कोरन, बर्तन, दीवार, चित्रकारी, कागज़ की आयु का पता लगा सकते हैं। तो इतने विस्तृत क्षेत्रों में कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 से आपको पता लगाया जा सकता है उसकी वर्तमान आयु क्या है। और कार्बन 14 की रेडियोधर्मी आइसोटॉप है, एक रेडियोधर्मी आइसोटॉप होता है और इसकी अर्ध आयु लगभग 77-30 वर्ष मानी गई, 5730 वर्ष मानी जाती है। इसी के आधार पर आकलन किया जाता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, कोई साक्ष्य कितने पुराने हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपको प्रश्न यहाँ पीसीएस स्तर के गवर्नमेंट एग्जाम के स्तर पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। इस मामले से संबंधित जब भी बात विचार हम लोग करेंगे, फैसला आने दीजिए क्या होता है, क्या इस पर आधुनिक साक्ष्य रखे जाते हैं, यह आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाएगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। चलिए आज के
न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू वारंटी, यही टॉपिक आज है जिसमें आपको तीनों स्तरों पर प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। जैसे इंटरनेट मीडिया से लेकर ओटीटी पर रहेगा सरकार की पहरा। अब क्यों ज़रूरी है पहरा, यह भी आपको समझने की ज़रूरत है। और क्या यह उचित है वैचारिक स्वतंत्रता के आधार पर, प्रेस की स्वतंत्रता के आधार जिस पर मीडिया की स्वतंत्रता जिस रूप से होनी चाहिए, क्या उसके लिए उचित है, सरकार पहरा लगा सकती है? तो इस सब पर हम लोग आज बात करेंगे। उससे पहले देखिए जीएस का जो पेपर, यूपीएससी का जीएस पेपर 2 और 3 है, उसमें एक टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार, सरकारी नीतियाँ संबंधित विधि हस्तक्षेप, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ कवर करता है। और आप लोग स्टेट पीएससी वाले, स्टेट जो आपको लोक सेवा आयोग देते हैं स्टेट के, जैसे यूपी के हुए, बिहार के हुए, एमपी के हुए, छत्तीसगढ़ के हुए, तो सभी लोग, छत्तीसगढ़ में आज हमारी एक मित्र हैं, उनका आज पुनः इंटरव्यू है। हालांकि वो पदस्थापित पहले से भी है, उनको बधाई अभी मैं कल भी दिया था, आज पुनः उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो ऐसे जो स्टेट के लोग हैं वो आप अपने टॉपिक से टैली कर लीजिएगा। यह टॉपिक कहाँ टैली कर रहा है आपके जीएस के किस पार्ट में, किस टॉपिक से, तो आप लोग टैली करके काम कीजिएगा। देखिए क्या है, ओटीटी के मामले में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का मसौदा गुरुवार को जारी किया गया। अब प्रस्तावित नए कानून के तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप के साथ सभी ओटीटी को अपनी सेवा देने के लिए लाइसेंस लेना होगा। सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा भारत में, ये मसौदा में बोला गया है। जब अंतिम रूप से विधि आएगी उस पर क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे। पर वर्तमान रूप से जो इसका सतही ज्ञान है वो हमें ज़रूर होनी चाहिए कि ओटीटी क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए जल्द आएगा डाटा संरक्षण विधेयक। देखें मैंने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया था, 102 दिन पहले ही, कि डाटा संरक्षण बहुत ज़रूरी है। भारत में सभी लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, कोई भी संस्थाएं इसका उपयोग नहीं करती है। मैंने आपको बताया था कि आपका किस प्रकार से डाटा का मिसयूज बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में करती है। भारत के बाहर उसे बड़े स्तरों पर प्रतिबंध लगाया जाता है हर्जाना के रूप में। वो लोग भारत में खुलेआम पर इसका आपका दुरुपयोग किया जाता है। तो भारत में डाटा संरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने की ज़रूरत है। हालांकि एक बार पहले आया था तो कुछ सुधार की बात की गई थी और वर्तमान संशोधन के साथ ही यह आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। देखिए किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनियों को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि आपके वैचारिक समानता को, वैचारिक मतों को और वैचारिक स्वतंत्रता को उसका हनन करे। हम स्वतंत्र हैं किसी भी चीज़ों को खरीदने, परचेज करने, क्योंकि उपभोक्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके अनुसार आपको काम करना होगा, न कि इनके लिए आपको इस रूप से चीज़ों को मॉडरेट करना हो कि वो इन्फ्लुएंस होकर चीज़ों को खरीदे या काम करे। इसलिए डाटा बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा। तो इस पर हम लोग विशेष कभी बात करेंगे। पर अभी हम लोग ओटीटी पर बात करेंगे। ओटीटी के नए कानून में कुछ बातें की गई, जैसे आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बिना इजाज़त उपभोक्ताओं को स्पैम या विज्ञापन वाले मैसेज नहीं भेजे जा सकेंगे, यह आपको मसौदा में बात की गई है। बिना सरकारी इजाज़त के जैमर जैसे उपकरण का इस्तेमाल पर जुर्माना होगा। बहुत से ऐसी जगह जैमर का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय हित या देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए जो सरकार को सभी संचार सेवाएं सीमित करने के समय की रोकने का अधिकार होगा, ये इस मसौदे में बोला गया। सार्वजनिक हित में सरकार किसी भी मैसेज या टेक्स्ट को देख सकेगी और उसे ले सकेगी, इसमें कहा गया। हालांकि यह विवाद का कारण हो सकता है। देखिए किसी भी व्यक्ति, सरकार भी, अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला ना हो तो आप किसी के मैसेज, पर्सनल टेक्स्ट को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। पर इसके लिए देखिए कुछ चीज़ें हैं, हम भी पूर्णतः कुछ चीज़ें सरकार के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह राष्ट्र हित और समाज को बनाए रखने का। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार के ट्वीट करता है या इस प्रकार से कोई मैसेज, टेक्स्ट कहीं भेज रहा है जिसमें आतंकी घटने का क्रम हो, तो एजेंसियां कैसे काम करेगी? तो इसी प्रकार से काम करेगी। कुछ कीवर्ड्स आपको सॉफ्टवेयर में डाले रहेंगे, अगर आप लोग वो अपने टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक या निगरानी तंत्र जो हो वहाँ पे एक्टिव हो को मैसेज और चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। तो यह बहुत ज़रूरी होता है कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, तो खास मैसेज को ही पढ़ा जाए, ऐसा नहीं कि चीज़ें और भी इसके विपरीत चला जाए।
और सरकार लाइसेंस धारक या पंजीकृत कंपनी का पूरा शुल्क भी माफ़ कर सकती है। इसमें एंट्री फीस, लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और अन्य प्रकार का शुल्क पेनल्टी भी शामिल है। तो सरकार को ये अधिकार दिया जाएगा इसके संदर्भ में। तो अब हम लोग बात करते हैं OTT है क्या, किस संदर्भ में है। तो आप लोग देखिए क्या है, सिंपल सा तरीके से मैं समझाना चाहूँगा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह क्यों इतना चर्चा में रह रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो OTT ओवर द टॉप, याद रखिएगा, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में से जाना जाता है, जिसमें ऑडियो और वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग सेवा प्रदान की जाती है। अर्थात इस प्रकार की सेवा जिसमें हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनकी शुरुआत तो असल में कंटेंट होस्टिंग के प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, पर वर्तमान में यह स्वयं ही शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म और वृत्तचित्रों और वेब फिल्मों का निर्माण करती है। आप जो भी देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म, जैसे आप गूगल का देखते हैं या तो अमेज़न का देखते हैं, अमेज़न प्राइम, इस प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म है जो ओपन रूप से उपयोग होते हैं, तो उसमें बहुत से फिल्म आते हैं, शॉर्ट फिल्म रहते हैं, 10 से 20 मिनट का शॉर्ट फिल्म आता है। वृत्त चित्रों का जैसे सीरीज चलता है, वेब सीरीज भी चलता है इस पर, जैसे मिर्ज़ापुर जैसे सीरीज आपको OTT प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिले थे। भोकाल, इस प्रकार के जो सीरीज़ थे, देवयानी सीरीज़। तो इस प्रकार देखिए बहुत से OTT प्लेटफॉर्म पर चलते। ये क्यों हुआ है यह हम लोग बात करेंगे। यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ता के व्यापक कंटेंट प्रदान करने के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करता है। अगर आप किसी विशेष चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए ABCD आप 4 कंटेंट है OTT पर, अगर आप B कंटेंट को बार बार देख रहे हैं तो AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस प्लेटफॉर्म का जो OTT प्लेटफॉर्म का है वो आपको B देखने के जो भी सामग्री इससे रिलेटेड हो और भी है आपके OTT प्लेटफॉर्म पर, वो आपको सजेस्ट करेगा, तो आप ये भी दे सकते हैं। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाया गया OTT प्लेटफॉर्म पर। जो हम साधारण शब्दों में कहें तो यह आपको जो सिनेमा घर हुआ करते थे, यहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होते। इससे क्या होता है, लोग और भी चीज़ देखने के लिए अग्रसर होते हैं और जो बहुत से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है हालांकि। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। अधिकांश OTT प्लेटफॉर्म क्या है, आमतौर पर कुछ सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराती है या कुछ प्रीमियम सामग्री मासिक सदस्यता शुल्क लेते हुए, जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होता है, को उपलब्ध कराती है, अर्थात देखने के लिए या सुनने के लिए आपको दी जाती है। जैसे अमेज़न प्राइम की ही चर्चा कर ले, कुछ वहाँ पर बहुत से कंटेंट फ्री हैं, पर कुछ ऐसे सीरियल है या तो कुछ ऐसे सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ या कुछ ऐसे फिल्म है जो आपको वहाँ कुछ न्यूनतम पे करना होता है, उसके बाद आप प्रीमियम सामग्री वहाँ देख सकते हैं। और ये मासिक शुल्क के रूप में भी होता है, वार्षिक शुल्क के भी रूप में होता है, और यह बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो आप उसे परचेज करके उसके जितने भी कंटेंट हैं उसको देख सकते हैं। अब जैसे प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं निर्माण और विपणन किया जाता है। तो देखिए OTT जो भी होगा, जैसे अमेज़न प्राइम, वो स्वयं इसका निर्माण करवाएगा और स्वयं ही विपणन करेगा, इसके लिए कोई एजेंसियां हायर नहीं होती है। और कौन कौन है OTT प्लेटफॉर्म, यह आप लोग को जानना चाहिए। तो यह देखिए नेटफ्लिक्स है, डिज्नी प्लस है, हुलू है, अमेज़न प्राइम वीडियो है, हुलू पिकॉक, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम, प्लूटो TV। भारत में बहुत से जैसे अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स बहुत चर्चा में रहता है, और भी लोग नहीं जानते। डिज्नी प्लस आपको देखते फिल्म का प्रमोशन करता है डिज्नी, जिसमें कार्टून शो बहुत से आते हैं। अब तो डिज्नी से व्यापक रूप से सभी फिल्मों को प्रमोट कर रहा है, वहाँ पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। तो OTT प्लेटफॉर्म के रूप में ये सब जाने जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम मुख्यतः लोग जानते हैं, पर बहुत से हुलू, पिकॉक, डिज्नी प्लस, स्ट्रीम, प्लूटो TV, ये सब सभी OTT प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट है OTT प्लेटफॉर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, यह सबसे चर्चा का विषय है। इतनी चर्चा क्यों हो रही है बार बार OTT प्लेटफॉर्म का। तो कोविड से पहले भी OTT था, पर कोविड के बाद स्थितियाँ उभर कर सामने आई है, तो हम इसे देखेंगे। देखिए SBI एक रिसर्च, उसका R&D सर्च डिपार्टमेंट है, रिसर्च करती है। तो SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि ओवर द टॉप बाजार अर्थात OTT वर्ष 2023 तक 12,000 करोड़ का उद्योग के रूप में आकार ले सकती है, और वर्ष 2018 में केवल सिर्फ कितना था, 2,500 करोड़ का, लगभग 26,000 करोड़ का यह उद्योग रहा था। तो कितना प्रतिशत, लगभग 23% की वृद्धि इसमें दर्ज की जाएगी 2023 के आंकड़े। अभी वर्तमान में 22 चल रहा है, और देखिए लगातार बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि 23 में इतना ही रहेगा। अगर हम
23% के चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर देखें तो यह अगले 10 साल पर लगभग आपको 1 लाख से अधिक करोड़ 1 लाख करोड़ से अधिक का ये बाज़ार उभर कर सामने आ जाएगा। तो यह देखने वाली बात है, वह बृहद बाज़ार बनता जाएगा, क्योंकि लोग अपने उपभोक्ताओं को का नज़रिया, उपभोक्ता का जो परचेजिंग पावर है वो नज़रिया चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों को बेहतर तरीके से देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए लोग मिर्ज़ापुर जैसे कॉन्सेप्ट, जो मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज है वो कौन भारतीय नहीं देखा होगा, लगभग भारतीय इसे देखे होंगे। तो आप समझ सकते हैं तो यह कितना बेहतर तरीके आप लोगों को देता है। और OTT बाज़ार 2018 स्तर पर बढ़कर 2023 में 36% के चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए आपको बड़ा 36%, मैंने 23% का आंकड़ा दे दिया था, तो सॉरी उसके लिए 36%। देखिए मैं भी ह्यूमन, कभी कभी डाटा मिसयूज इतना डाटा होता है ना कि याद करना भी मुश्किल हो जाता है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान देने, देखिए गलतियाँ आपसे ही होती है, उसे सुधार लीजिएगा। 36% आंकड़ा चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने 23% का भी दिया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 36%। तो इसे आप लोग बेहतर तरीके से समझिएगा कितना बड़ा बाज़ार बन सकता है। लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक अगले 10 वर्षों में यह बाज़ार बन सकता है। और देखिए प्रत्येक वर्ष यह चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने वार्षिक ब्याज नहीं बोला, वार्षिक वृद्धि नहीं बोल रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। तो भारत वर्तमान में 45 करोड़ से अधिक OTT ग्राहक है। वर्ष 2023 तक लगभग 60 करोड़ तक पहुंच जाने का यह अनुमान है। यह अनुमान है, इससे संख्या और भी अधिक हो सकती है, पर अनुमान है 60 करोड़ 2023 के अंत तक ये पहुंच जाएगा। पे पर व्यू सेगमेंट वर्ष 2018 3.5 करोड़ था, जो वर्ष 2022 के अंत तक जो आएगा 8.9 करोड़ हो जाएगा। 2027 तक 11.7 करोड़ रुपये तक छुए जाने की राह पर है, अर्थात वहां तक पहुंच जाएगा। अब पे पर व्यू के सेगमेंट क्या होता है? यह होता है कि देश में देखिए टेलीविज़न पर देखने वाली प्रणाली, जिसमें अपने द्वारा देखे जाने वाले विशेष कार्यक्रमों के लिए भुगतान करना। अर्थात अभी देखते होंगे जो भी DTH सेवा है, जैसे आपको डिश टीवी है, या तो फिर टाटा स्काई है, या इस प्रकार एयरटेल है, तो आप लोग देखते होंगे यहाँ पर चैनलों की संख्या होती है। उसके अतिरिक्त भी कोई चैनल मासिक शुल्क देकर, मान लीजिए 20 रुपया मासिक शुल्क, अतिरिक्त शुल्क देकर, मान लीजिए एक X चैनल आप देखना चाहते हैं, Y चैनल देखना चाहते हैं, उसके लिए अतिरिक्त 20 रुपये पे करके आप उस चैनल को अपने मूल जो चैनल उसमें ऐड कर सकते हैं। यही पे पर व्यू सेगमेंट चैनल कहलाता है। अर्थात आप स्वेच्छा से किसी चैनल को पे करके अपने देखने वाले जो सीरियल है या तो जो लिस्ट है उसमें ऐड करके उसको निरंतर देखते हैं। तो आपकी उपभोक्ताओं के मांग के आधार पर इसे क्रिएट किया जाता है, उसको आपके लिस्ट में लाया जाता है। यही चीज़ है पे पर व्यू। आपको प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। तो OTT या तो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर पे पर व्यू क्या होता है, आपसे प्रश्न क्रिएट किया जाता है। देखिए वर्तमान में वीडियो डाउनलोडिंग OTT से बढ़ा है, इसलिए यह मामला बढ़ के उभर कर सामने आया। क्यों जरूरी है पहरा, इस पर समझने की ज़रूरत है। देखिए जो इस दौरान जो बात हो रही 2018 से 2023 की, इसकी ही बात मैं करूं तो 4.42 करोड़ 7 तक बढ़ जाएगा। 4.2 वर्तमान में हो रहा है, तो 7.7 करोड़ तक बढ़ जाएगा। और 8.6 करोड़, जबकि वीडियो स्ट्रीमिंग जो है 1.9 से 6.8 और 10.8 2018 में, 2022 में और 2023 में यह आंकड़ा यहाँ देखने को मिलेगा। तो इतने करोड़ लोग इसको स्ट्रीमिंग करेंगे और इसका डाउनलोडिंग करेंगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कितनी बेहतर तरीके से यह वृद्धि हो रहा है। तो यह फ्रेम व्यापक क्षेत्र को लेकर आएगा, इससे बहुत से जुड़े लोग होते हैं, जैसे उनको रोज़गार मिलेगा, उनको नए नए आय के साधन बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। OTT प्लेटफॉर्म में वृद्धि का कारण क्या है, तो एक चीज़ जान लीजिए। 2 इसके महत्वपूर्ण कारक है, जैसे सस्ती हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। जब से 4G भारत में आया है तो लोगों के वीडियो देखने और YouTube चलाने के चलन में बदलाव आया है। लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सस्ती भारत में
उन चुनिंदा देशों में जहां पर डाटा सबसे सस्ते दरों पर उपलब्ध होती है। तो आप समझिए कि हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट होना सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट रहा है। जो इंटरनेट उपभोक्ता के दुगने होने के भी कारक इसके रहे हैं। डिजिटल भुगतान को अपनाने में वृद्धि हुई है। वैश्विक अभिकर्ता द्वारा दी जाने रियायती कीमतें भी इसका प्रमुख कारण है। एक तो पहले हाई स्पीड कारक रहा है, मोबाइल का हाई स्पीड इंटरनेट हो गया। दूसरा, इसके दोगुने उपभोक्ता बढ़े हैं। जब से कोविड आया है उससे पहले की स्थितियाँ और भी थी। यूट्यूब जब से 4G के बाद जो यूट्यूब कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है वो भी दुगना ग्राहक लेकर आया। उसके बाद डिजिटल भुगतान में जैसे हम लोग आसान हुआ है डिजिटल भुगतान करना। किसी भी पहले था क्या, बैंक में जाके पैसे जमा किया जाता तो जाके किसी कंपनी को पैसा मिलता था, या ऑफलाइन कैशलेस व्यवस्था थी। पर वर्तमान में हम घर बैठे कभी भी कहीं से भी डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। तो यह आसान प्रक्रिया को लेकर आया तो लोग बहुत बेहतर तरीके से इसका उपयोग करने लगे। वैश्विक अभिकर्ता भी रियायती दरों पर, मान लीजिए भारत का परचेजिंग पावर के आधार पर लोगों को सुविधाएं दी जाने लगी। आप सोच सके 299 में आपको 1 ईयर का दिया जाता है वैलिडिटी किसी भी वीडियो प्राइम को देखने के लिए। अब सोचिए एक टिकट का दाम अगर कहीं हम जाकर देखते हैं एक मूवी तो लगभग अमूमन 300, 400, 200 इस प्रकार का होता है। पर एक इतने कम प्राइस पर आपको पूरा साल आप इसके प्रीमियम कंटेंट को देख सकते हैं। तो सोचिए आज जितना कम होता अधिक लोग जुड़ते हैं। तो आप ये सब चीज़ें समझिए। और कोविड के दौरान लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया, अर्थात देखने के व्यवहार में, जैसे मीडिया किस प्रकार से मीडिया प्लेटफॉर्म को देखना है, देखने के व्यवहार में आया। लोगों का जो क्यूरियोसिटी था इस प्रकार के कंटेंट को देखने का, वो कहीं नहीं मिलता था। तो कोविड के दौरान लोग लॉकडाउन के दौरान बहुत खाली बैठे हुए रहते थे, तो उसमें भी यह चीज़ चलन बढ़ा और आंकड़ा भी इसके साथ ही जाता है कि इस दौरान बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी समझनी चाहिए। OTT का जो सतही ज्ञान है मैं अभी दे दिया हूँ। अब जब ये मसौदा अधिनियम के रूप में आएगा तो उसमें हम लोग विशेष परिचर्चा कर लेंगे। तब तक उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपूर्ति के लिए 1700 करोड़ का का समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय और नौसेना के बीच, जो रक्षा मंत्रालय नौसेना के अग्निमोर्चा युद्ध पोतों के लिए 300 किलोमीटर मार्च क्षमता वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिएगा इसे BAPL, यह हमेशा चर्चा में रहता है। इस पर पहले भी मैंने चर्चा किया है। उसके साथ 1700 करोड़ का आपको समझौता किया और नौसेना को यह ब्रह्मोस मिसाइल आपूर्ति की जाएगी इस लिमिटेड संस्था के द्वारा। तो आप समझिएगा यह आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है कितने करोड़ की हुआ है। तो ये PT ओरिएंट है, PCS स्तर पर ये सब प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कि ये भी है, आप लोग नज़र रखिएगा इस पर, आने वाले समय पर इस पर प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं PT के स्तर पर। तो आप लोग इसे ज़रूर अभी रखिएगा नज़र, जब आएगा विशेष मैं खुद चर्चा कर दूंगा, पर नज़र जरूर बनाए रखिएगा भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए स्कूलों में जो कर्नाटक का जो विवाद चल रहा था, हिजाब विवाद, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में आया था, उस पर पिटीशन रीट जो आई थी उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और 16 अक्टूबर का इससे रिलेटेड फैसला आ सकता है। फैसला क्या आएगा उस पर हम विशेष चर्चा करें। लगातार हम लोग 10 दिन से इस पर नज़र रखे हुए हैं। जो भी फैसला आएगा, जो मैंने बातें बताई हैं उसी के इर्द गिर्द होगी। तो आप लोग पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं हिजाब मामले में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस रूप से नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। और देखिए हिजाब ईरान में भी प्रतिबंध लगाने के लिए आपको आंदोलन चल रहा है। तो इसी सारी चीज़ें इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो मांग क्या उठ रही है ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक और न्यूज़ है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। PT ओरिएंट है, अभी इस पर मेंस ओरिएंट कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हो। स्कूलों के कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कला की शिक्षा का अनिवार्य होगा। यह जो आर्ट एजुकेशन है उसके साथ जो NCERT है उसने यह किया है और यह प्रावधान लाया है कि सभी जगह 1 से 12वीं कक्षा के लिए आपको आर्ट एजुकेशन देना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको रूपरेखा तैयार की गई। तो ये आप लोगों को PT ओरिएंट है, प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है।
और एनसीईआरटी क्या है, ये सब चीज़ें गूगल पर ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें भी अगर हम लोग कवर करने लगे तो समय वेस्ट हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें गूगल से भी सर्च कीजिएगा। जब ज़्यादा बृहद होगा मैं खुद इस पर परिचर्चा कर लूँगा। पर देखिए यहाँ पर एक बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करेगा गेट्स फाउंडेशन, बिल और मेलिंडा और गेट्स जो फाउंडेशन उनके द्वारा। तो देखिए लगभग 1.27 अरब डॉलर की सहायता करने के लिए घोषणा किया है। तो ये कितनी बड़ी राशि है सोच सकते हैं। और ये क्या करेगा, स्वास्थ्य और खाद्य संगठन से जुड़ रहे विकासशील देशों के लिए राहत का काम करेगा। तो यह आप लोग को इससे चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। और 2030 तक देखिए उन बीमारियों को समाप्त करने पर खर्च होगा, जैसे सतत विकास लक्ष्य। देखिए फिर सतत विकास लक्ष्य चर्चा में रहा, तो मैं आपको क्या बोला, सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में जितने भी डाटा है आप लोग जरूर कलेक्ट कर लीजिए। उससे पहले भी मैंने आपको शेयर किया था और वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको बोला है 2 अक्टूबर के बाद मैं इस टॉपिक पे एक बृहद वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो तब तक वेट कीजिएगा, तब तक आप लोग सोर्स कहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में देखिए कुछ बातें उभर कर सामने आई, उसे आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए गोलकीपर अवार्ड जो इनमें अभी हाल ही में दिया गया, कल ही, जो बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटरली ने उनके विकासशील देशों के साथ हो रहे गैर बराबरी व्यवहार की बात उठाई है। इस क्रम में उन्होंने खासकर G7 देश जो है उन पर आड़े हाथ लिया ने उन तल्ख टिप्पणी की। उनके द्वारा बोला गया है कि चाहे वैक्सीन मुहैया कराने की बात हो या संकट के जूझ रहे विकासशील देशों की कर्ज की देने की नीति हो, सब दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। और यह कहीं ना कहीं बहुत हद तक सच भी बात है। अब वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आप देख सकते हैं, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में देख सकते हैं, WTO के संदर्भ में देख सकते हैं, WHO के मानकों के संदर्भ में देख सकते हैं, या जो भी वैश्विक संस्थाएं इस प्रकार से काम करती है जहां पर विकासशील देशों के हितों को अनदेखी की जाती है विकसित देशों के द्वारा। विकसित देश चाहते हैं कि विश्व का नेतृत्व करना करे, पर उनकी नेतृत्वकर्ता की भूमिका जो समानता की स्थिति पर होनी चाहिए, समान स्तर की स्थिति पर होनी चाहिए, वो एकदम नहीं है। जो भी देश सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं उनके इसके व्यवहार देखने को ऐसे मिलता है, या G7 के जो देश हैं उसमें भी ऐसे व्यवहार देखने को मिलता है। ये सब स्तर पर गैर बराबरी का दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। और ये बहुत से साक्ष्य है इसके संदर्भ में। ऐसे ही बारबाडोस के जो प्रधानमंत्री है जो मिया मोटली है, वो इनके द्वारा बोला, ऐसे ही नहीं बोल दिया गया। उसके लिए भारत भी कितनी बार इस पर विवाद, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में परिषद पर जो चल रहा है वार्ता, उसमें भी आपको हमारे विदेश मंत्री इसी संदर्भ में बातें की गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो कितना लंबा हो गया, 45 हुआ है, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। देखिए आज चीज़ें हैं, तब तक चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए नीचे तब तक हम लोग आ रहे हैं। जितने भी स्टेटस ग्रुप आप लोग लगाइएगा, कम से कम मेरे जो कोर स्टूडेंट है वो तो कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा ही सकते हैं, ताकि हम लोग मोटिवेट और भी बेहतर तरीके से हो। देखिए आज ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा, हालांकि उस पर पहले ही आप लोगों को मैंने सारे डायग्राम पर चर्चा कर चुका हूँ। चुनावी चंदे में पारदर्शिता को प्रोत्साहन का पहल होना चाहिए, इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं, तो उसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। अंडरलाइन किया गया जनहित याचिका के संदर्भ में निबंधन जो बॉन्ड होते हैं उसके संदर्भ में बात की गई है, और वित्त विधेयक 2017 के लिए इलेक्टोरल जो बॉन्ड लाया गया था उसके प्रावधान के संदर्भ में कुछ बातें की गई हैं। तो जिस पर मैंने पहले भी आप लोगों को चर्चा किया गया वही बिहाफ में बात की गई है। बस इसके व्यू को आप लोग समझ लीजिए, ताकि एक नया नज़रिया आप लोग देखने को मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो राजनीतिक चंदे से संदर्भ में जो बात की गई है उस पर आप लोग भी इसे टैली करके चीज़ें कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए स्वकालिक निचले स्तर पर पहुंची भारतीय मुद्राएं, तो लगभग 83 पैसे का गिरावट आया और वर्तमान में 80 रुपया 79 पैसा अभी डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा का मूल्य हो गया। तो $1 का मूल्य लगभग 80 रुपया 79 पैसा हो गया है। तो देखिए बात यहाँ रीज़न ये है कि गिरावट का कारण क्या है, ये सबसे पहले समझनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें लगातार होती रहेगी, ठीक ना। जब भी देश विदेश में आंतरिक समस्या के साथ बाह्य समस्या उत्पन्न होगी,
खाद्य सुरक्षा के खाद्य समस्या उत्पन्न होगी, या किसी प्रकार के युद्ध, या तो इस पर तेल संकट का स्थिति उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार की गिरावट आम देखने को मिलेगी। बस चाहिए क्या, यहाँ पर सरकार को ऐसी नीतियाँ क्रिएट करना चाहिए ताकि संतुलन को स्थापित किया जा सके, और कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए जिससे हम पैसे को एक मुद्रा के रूप में उपयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में कर सके, तो जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो सकेगी, ताकि जो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है वो कम हो। तो सरकार उसके RBI प्लस सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश कर रही है, काम भी करे। जैसे रूस के साथ भारतीय मुद्रा में अपने लोकल मुद्रा के रूप में आदान प्रदान किया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को उभर कर सामने आएगी आने वाले समय में, क्योंकि लगातार रुपये का स्तर जो गिर रहा है उसके पास सरकार के पास विकल्प के रूप में एक बेहतर यही है कि अपने मुद्राओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बढ़ावा दे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। तो देखिए जो रुपये की गिरावट है उसमें क्या हो जाएगा, असर क्या होगा, विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है, क्योंकि रेट बढ़ जाएगा तो निवेशक भी बढ़ेंगे। क्रूड के आयात के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए रूस के साथ तो हम उसके मुद्राओं के साथ कर रहे हैं, पर सऊदी अरब है, ईरान है या अमेरिका है जैसे देशों के साथ हम क्रूड का जो आयात करते हैं, तो वहाँ पर डॉलर आपको अधिक देना होगा। हालांकि सऊदी अरब, ईरान भी बहुत रियायत हमें क्रूड के मामले में देता है, फिर भी कहीं ना कहीं यह प्रभावित होगा वो मामला। विदेश से मंगाई जाने वाली दवाएं और मेडिकल उपकरण महंगे हो जाएंगे। हम लोग कच्चा माल जो दवाइयों में उपयोग करने के लिए प्राथमिक कच्चे माल का उपयोग जो करते हैं, चीन से मंगाते हैं, उसके उपकरण और मेडिकल उपकरण भी महंगा हो जाएगा। आयात पर खर्च बढ़ने से देश के चालू जो खाता घाटा है वो बढ़ेगा। तो यह भी आपको डिपेंड करना, जो हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी आपको डिस्टर्ब होगा, उसमें हम लोग नेगेटिव में जा सकते हैं। तो यह भी चीज़ें आपको उभर कर सामने आएगी आने वाले समय। तो ₹1 के मूल्य से बढ़ने से क्या क्या असर होता है आप लोग देखिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, लगातार अगर रुपये का वैल्यू कम हो रहा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो यही प्रभाव पड़ता है, इसको एलोबरेट करना आपको कि इन टॉपिकों को आपको अपने संदर्भ में, तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था। 2 टूक जवाब देने में, प्रखर होकर अपना बात रखने में हमारे जो विदेश मंत्री बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। देखिए खुले मन से आपको सुरक्षा परिषद में आतंकियों को प्रतिबंध की जगह मिलती है राहत। यही दोहरा मापदंड जो मैं बात कर रहा था, जो मियाँ जो गोलिटी हैं, जो बारबाडोस की प्रतिनिधि के रूप में भी इनके द्वारा बोला गया था, उसी प्रकार समतुल्य रूप भी यहाँ भी बोला गया, आतंकी प्रतिबंध की जगह मिलती है राहत। इसका मतलब क्या है, दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। द्विपक्षीय संबंध में जो राष्ट्र है वो आपको इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सहमति व्यक्त करते हैं, पर इस प्रकार के सामूहिक मंच पर जाके वो खुला इसका विरोध करते या समय मांगते या बहुत सी ऐसी घटनाओं में अपना वीटो का पावर उपयोग किए। तो ये ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। आतंक होता है, ये कोई अच्छा आतंक कोई बुरा आतंक नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तो आपको यह जानने की ज़रूरत है हमें। तो ये सब चीज़ आपके फेवर में ही आएगा, तो ये सब चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। यहीं पर देखिए 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र परिषद यूक्रेन ब्रीफिंग हो रहा, वहाँ पर भी चीज़ें उभर कर सामने आई थी। तो ये सब तो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में जितनी भी बातें की जा रही है, तो आपको नज़र बनाए रखना ये सब न्यूज़ पर, ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट हुआ उसे हम लोग कवर कर सके। हालांकि जो अंतिम रूप से आएगा, इस पर जो भी विचार आएगा, हम लोग इसे एक वीडियो एनालिसिस के रूप में इसे कवर कर लेंगे, चिंता मत कीजिएगा। पर अभी फ़िलहाल में यही जानना है कि राजनीतिक जवाबदेही से बचने का कवर नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा विदेश मंत्री जी के द्वारा बोला गया, जयशंकर जी के द्वारा, कि दायित्व तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दायित्व को सभी देशों को निभाने की ज़रूरत है। वर्तमान जो समसामयिकी विश्व में बना हुआ है, जिस रूप से चीज़ें मॉडरेट हो रही है, उसे संतुलित करने का बहुत ज़रूरी है। जवाबदेहिता सभी राष्ट्रों के बीच में होनी चाहिए। तो ये बात की गई है, तो हम लोग यह आगे देख सकते हैं। और सुधार की मांग बार बार की जाती है कि सुरक्षा परिषद में जो सुधार,
तो यह बहुत ज़रूरी अब समय आ गया है कि जल्द से जल्द सुरक्षा परिषद इस पर निर्णय ले। इन चीज़ें देखिए, किसी चीज़ को अगर ज़्यादा दिन हम विवाद पर रखते हैं तो देखिए संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है, क्यों नहीं करना चाहता है, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से उभर कर आएगी। तो चीज़ें आपको उसी अनुरूप काम करने की ज़रूरत है जो एक समानता के स्तर पर लाकर। अब मान लीजिए 1947 से पहले की स्थिति जो 45 में गठन हुआ, उस समय की स्थिति वर्तमान तक 22 तक है या आने वाले समय तक रहेगा, तो कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व को कम करेगा। सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को, अगर विश्व की सबसे बड़ी संख्या होने वाली जनसंख्या वाले देश को अगर इस प्रकार के संस्थाओं में समान भागीदारी नहीं दी जाएगी, केवल अस्थायी सदस्य के रूप में उसे भागीदारी बार बार दी जा रही है और एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि नहीं आप अस्थायी सदस्य के रूप में भी काम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। भारत को एक सशक्त स्थिति देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक रूप से बहुत मजबूत देश है, लगातार इमर्जिंग कर रहा है। तो आने वाले समय में भारत एशिया में एक प्रमुख देश बनकर उभरेगा। विश्व की राजनीति को लोकतांत्रिक तरीके से बेहतर संबंधों के साथ यह समस्याओं का निदान कर सकता है। इसका लगभग सभी देशों के साथ एक बेहतर तालमेल स्थापित है भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में। तो भारत जैसे देश को इस संस्था में होना अति आवश्यक होना चाहिए मेरे नज़रिए से। तो पर देखिए बातें हैं, अभी बहुत सी कूटनीति इस पर चलेगी, तो ये सब चीज़ें उभर कर सामने। देखिए ईरान में हिजाब के संदर्भ में जनाक्रोश कर रहा है, अब भारत में हिजाब में आपको कोर्ट में बातें चल रही हैं, तो यहाँ चीज़ें उभर कर सामने आएगी। यही देखिए मांग में बार बार बोल रहा था कि आधुनिक जब मांगे उठती है, मानवाधिकार मांगे उठती हैं, और जो भी संस्थाएँ, जो भी धार्मिक पंथ या धर्म है जो है वो इस संदर्भ में अपने आप को संतुलित नहीं करेगी, तो इसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमें समसामयिक रूप से अपने विचारों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, उसकी मांग के आधुनिक स्वरूप देने की ज़रूरत है। अब देखिए ईरान में हिजाब, जहाँ से इस्लाम धर्म बढ़ा चढ़ा, जहाँ जन्म लिया है, जिन क्षेत्रों में जहाँ पला फूला है, विश्व के अन्य देशों में फैला है, वहाँ पर ही इस प्रकार के अगर मांग हो रही तो उसके कुछ जायज़ कारण रहे होंगे। मैंने एक वीडियो हाल ही में देखा था, सऊदी अरब का शायद वो वीडियो था, कुछ शेख लोग थे, तो सोच के देखिएगा उसकी विवक्षता को। कुछ मांग उन्होंने किया था अपने अधिकारों को लेकर, मानवाधिकारों के लेख में। तो शेख के कुछ ग्रुप लोग थे, लगभग 5-10 लोग होंगे, कुछ सेना के लोग थे वहाँ पर, वर्दीधारी थे। अब कौन थे अब उतना मैं नहीं जानता हूँ, पर वीडियो में जो नज़र आता कोई वर्दीधारी था, उनके द्वारा उस महिला का बाल पकड़ के खींचा जा रहा था, उनके ब्रेस्ट पर लाते घुस्से मारे जा रहे थे, उनके साथ बेभत्स व्यवहार किया जा रहा था। तो सोच के देखिए कितनी पुरुषवादी सोच डेवलप है इन देशों में। अब भारत के लोकतांत्रिक मान्यताओं के संदर्भ में लोग आक्षेप लगाते हैं कि भारत को सुधार करना चाहिए। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि महिला को, क्या महिला के स्तर पर उन्हें समानता दी गई है? क्या उसे समाज का समान एसेट समझा जा रहा है? समाज का जो समान एसेट उसे समझा जा रहा है जैसे भारत में समझा जाता है? हाँ, हालांकि यहाँ बहुत सी चीज़ें कम है, मैं मानता हूँ, या सभी बौद्धिक क्षमताएं यही मानेगी कि यहाँ पर महिलाओं को और अधिकार मिलना चाहिए। पर अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत में जितने अधिकार मिले हुए हैं, मुस्लिम देशों में उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और वो मुस्लिम देश जो हैं वो भारत के आंतरिक समस्याओं में बार बार नेकी चंद बनते हैं, अपनी राय अपना देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ईरान में जो मामला हो रहा है उसके पक्ष को समझें। तो देखिए कुछ गश्त इस तरह इरशाद एक चर्चा में है, टॉपिक या कॉन्सेप्ट, तो ये क्या था, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ईरान की मॉरलिटी पुलिस को, अर्थात जिस प्रकार के मॉरल को आपको बढ़ावा देने के लिए गश्त इरशाद कहा जाता है, यह 22 वर्षीय मदरसा अमीनी की मौत के बाद सवालों के घेरे में रहा। जहां गश्त का मतलब पेट्रोलिंग और इरशाद का मतलब यह राह दिखाना है या हुक्म देना है। आइए इसके संदर्भ में कुछ बातें की गई थी। तो देखिए
एक कॉन्सेप्ट है, इसी के खिलाफ में इसकी स्थापना इसलिए की गई थी। समाज में जो ईरानी समाज है वहाँ की बात में, वहाँ पर पेट्रोलिंग करना इनको है और लोगों के राह दिखाना है, आपको मजहबी कॉन्सेप्ट क्या है उसके साथ कैसे चलना है, अर्थात एक मार्ग प्रदर्शक के रूप में इस संस्था का गठन किया गया। हालांकि भारत के संदर्भ में समझा जाए तो आपको इस प्रकार की संस्थाएं मुगल साम्राज्यों के द्वारा, मुगल सम्राटों के द्वारा की भी गई है, तो आप लोग ये सब समझ सकते हैं। तो यह गश्त-ए-इरशाद जैसे अकबर के शासनकाल में भी किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के काल में भी किया गया था, और अशोक के काल में भी इस प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए। एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो समाज में इस प्रकार के जो मोरलिटी को बढ़ावा देने के लिए वो कार्य करेगा। तो इस प्रकार के मांग हमेशा हर जगह हुई है। तो ईरान में भी इसी प्रकार की, इसका उद्देश्य गलत नहीं था कि बेहतर तरीके से इसका, पर इसके व्यवहार में अंतर आ गया, व्यवहार में अंतर आ गया। इन्होंने दंड देना शुरू कर दिया। लोगों के अगर कोई सवाल करता था उस पर विचार नहीं करना। मैं कितनी बार बोलता हूँ, कहीं भी वाद होता है उसका प्रतिवाद होता है, पर संवाद के स्तर कहीं भी देखने को मिलता नहीं है, और यही यहाँ पर कारक हुआ है। तो देखिए 1989 में हो रही मौजूदगी के संदर्भ में यह बातें की गई है। गश्त-ए-इरशाद का गठन 2007 में किया गया था मोरल पुलिसिंग के रूप में। जैसे भारत में भी मोरल पुलिसिंग की बात की जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी की गई थी। और इस्लामी पहनावे और पश्चिमी सभ्यताओं के तरीके अपनाने पर रोकना, गैर इस्लामी पहनावे के संदर्भ में बात की गई थी। लोगों को जो गैर इस्लामी पहनावे हैं और पश्चिमी सभ्यता के तरीके के अपनाने, मूल रूप से यह माने कि इसका कारण था कि धार्मिक जो मान्यताएं ईरान में है उसके संदर्भ में लोग व्यवहार करें, उनके मोरल को बढ़ाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर चीज़ें यह हो गया उभर कर सामने कुछ दिनों के बाद। यह केवल महिलाओं के लिए ही पहनावे का नियम लागू नहीं करती थी, बल्कि ईरान के पुरुषों को भी इस मामले में निगरानी करती थी। ईरान के संविधान में सही निर्देश देने के लिए गलत को रोकने के सिद्धांत भी यह पुलिस का बल काम करता था। तो यह देखिए दोनों वर्गों के लिए था, पुलिस और महिला वर्गों के लिए था। पर इसका क्या हुआ देखिए, हिजाब अनिवार्य सौंदर्य प्रसाधन पर रोक के संदर्भ में कुछ बातें की गई है, उसे भी देख लेते हैं। ईरान के संदर्भ में महिलाओं के लिए बनाए गए नियमों सिर को अनिवार्य रूप से चादर या हिजाब से ढकना और सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग न करना शामिल था। महिलाओं को पुरुष के टाइट फिटिंग वाली पैंट, फटी हुई रिप्ड जीन्स, चटक और रंगों के पोशाक पहनने सख्त मनाही थी। ऐसे कपड़ों के रोकने के लिए इसे घुटने दिखते हो ऐसे भी पहनने की रोक लगाई थी। गश्त-ए-इरशाद का काम था ध्वनि प्रदूषण, लापरवाही से वाहन चलाना और महिलाओं को परेशान करने जैसे हरकतों को भी रोकना था। तो मोरल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं सही था, पर इसके व्यवहार में अंतर आ गया। तो कब आया देखिए, यहाँ पर देखिए जब सदस्य जो इस संगठन के सदस्य थे सड़कों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी निगरानी करते थे। पश्चिमी फैशन वाली हेयर स्टाइल रखने के लिए गश्त-ए-इरशाद पुरुषों पर भी सख्त करती थी। और समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार पुलिस बल हेयर स्टाइल और उसके सैलून बंद करा चुके थे। इसके संदर्भ में बातें हुई थी। और गश्त-ए-इरशाद के कर्मी जिम्मेवारी लोगों को समझाने भर की थी। प्रायः यह हिंसक व्यवहार करने लगे। जब ये हिंसक व्यवहार करने लगे तो लोग अपने अधिकारों के संदर्भ में सजग होने लगे। देखिए एक बात मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप पिंजरा देखें, जानवरों का पिंजरा या पक्षियों का पिंजरा रहे, वो पिंजरे के अंदर कभी शांत नहीं बैठता है। आप गौर कीजिएगा, जब उसे समय मिलता है वो थक के वो बैठ सकता है, कुछ देर आराम कर सकता है। जब उसकी शक्ति रहती है, एनर्जी उसके शरीर में रहता है, वो तब तक उस पिंजरे में चारों ओर भ्रमण करता है। वो तोता रहे या कोई पक्षी रहे या जानवर कोई रहे, वो चाहता है इस चार दीवारी से हम बाहर निकल के स्वतंत्र होकर एक दिन जी सके। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। जितना मानव प्रवृत्ति को आप बंद करना चाहेंगे कि उस पिंजरा विचारवादी विचारधारा के साथ, वो उतना ही तड़पेगी। लोगों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए और उसको स्वैच्छिक रूप से अपनी मान्यताओं को स्थापित करने के लिए बल दीजिए। मेरा यह मानना है, अगर आपके मूल में अगर दम होगा, मूल कॉन्सेप्ट जो आपका है इस्लाम का या कोई भी धर्म विशेष की बात हो, उसके मूल में अगर ऐसी शक्ति है जो लोगों को अभी प्रेरित कर सकती है इस धर्म से जुड़े रहने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी विश्व में कोई भी धर्म हो, मुख्यतः तो यही 4-5 धर्म जो है, और भी व्यापक रूप से अलग अलग धर्म देखने को मिलता है।
अगर आपके मूल में ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट होगा जिसके आधार पर लोग आपसे जुड़ेंगे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो लोग आपसे अलग नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस धर्म को मान रहे हैं, इस्लाम या हिंदू या सिख ईसाई कोई भी धर्म मान रहे हैं, तो आप इस धर्म को मान रहे हैं तो अनिवार्य रूप से यह अनुसरण आपको करना ही होगा। तो जब अनिवार्य प्रवृत्ति कहीं भी आती है ना, तो वही पिंजरे वाला कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो जाता है। तो एक समय तक सभी ठीक लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर लोगों को जब बोझिल उसके वैचारिक मत पर आने लगेगा, वैचारिक रूप से बोझिल होने लगेगा, वैचारिक बोझिलता आने लगेगी उसके दिमाग पर, स्वतंत्रता का हनन हर स्तर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि यह सब कॉन्सेप्ट जो था ना, जब मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, तब तक तो सही था। चलिए हम अपने देश में क्या हो रहा है नहीं जानते थे। मान लीजिए इसका उदाहरण मैं आपको ये देना चाहता हूँ। भारत के कितने लोग अंडमान निकोबार के जनजातीय समूह के बारे में जानते हैं? बहुत नगण्य लोग। पर जब हत्या हुआ वहाँ पे एक टूरिस्ट का, विदेशी टूरिस्ट का अंडमान निकोबार में, तो भारत सरकार ने तुरंत एडवाइजरी जारी कर दिया। उससे पहले एडवाइजरी जारी नहीं हो सकती थी, पर जारी कर दिया। उसके बाद लोग उससे जानना चाहे, नेट पर सर्च करना लगे ये है कौन, क्या है। तो लगभग अभी वर्तमान में जितने लगभग लोग इस संदर्भ में जानते हैं, जो भी बौद्धिक जीवी लोग हैं, वो जानते हैं अंडमान में कुछ ऐसे खास जनजाति है जो मानव को भी मार कर खाती है। तो आप समझ लीजिए कि जब संचार माध्यम बढ़ेगा तो वैसी प्रवृत्ति को हम जानने के प्रयास करेंगे, क्या देश में चल रहा है, क्या विदेश में चल रहा है। तो महिलाओं की जो मांग है वो ऐसी नहीं है कि वो अचानक ही आ गई होगी कि आज उठी और चलिए आज हम उठ के अपने मांगों अधिकारों को लेने के लिए शुरू हो जाते। या तो मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान में जो मांग की थी, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो ऐसे ही एक दिन में ही अपने मांगों को लेकर, नहीं चलो मुझे गोली मार दो, मुझे शिक्षा चाहिए या चाहिए, उसके लिए एक प्रक्रिया उन्होंने अपनाया था। कुछ वर्षों तक अपने अधिकारों के मांग रखने के लिए लगातार हो गए। कुछ उग्रपंथियों के द्वारा, कुछ जो धार्मिक कट्टरपंथी जो अपनाते हैं उनके द्वारा, इनके वैचारिक जो मत था, जो हमें शिक्षा चाहिए, मूल अधिकार मुझे है, वो उनको भाया ने उन पर गोली चला दी। ये छोटी सी घटना उनके लिए होगा, चलिए हम दबा के गोली मार दिए। अगर मर जाती तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता, पर वो जिंदा होकर उभर कर सामने आया दृढ़ संकल्प के साथ, तो विश्व ने उसे सराहा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा। तो चीज़ें देखिए, यही सब आपको मानवाधिकार, कोई भी देश मानवाधिकार पर बल करता है। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार कॉन्सेप्ट, उसी के आधार पर चलना चाहता और उसी को प्रोत्साहन देता है। कोई भी देश किसी भी हद तक, कितने दिनों तक, मान लीजिए ईरान हो या कोई भी देश, आज 2022 में पाबंदी लगाए हुए है, मतलब पाबंदी लगा के इसे बंद कर देगा, लोगों को हत्याएं करके बंद कर देगा। 40 में फिर पुनः उठेगा तो क्या करेंगे, फिर बंद करेंगे। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा जब लोग इसका सशक्त विरोध कर देंगे। और ईरानी जो सरकार इस प्रकार से कर रही है या करवाती है किसी प्रकार इस प्रकार की संस्थाएं, उसका प्रखर विरोध करने लगेगी और सिस्टम बदलाव कर देगी। तो आपके जो मूल प्रवृत्ति है उसमें कहीं खतरा उभर जाएगा। तो इसलिए मैं यह कहता हूं कि लोगों के व्यवहार को परिवर्तन करना है तो अपने मूल पर काम करने की ज़रूरत है। इस्लाम में कुछ ऐसे सुधार, ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहिए जो वैचारिक बौद्धिकता को बढ़ावे, लोगों के अधिकारों को सृजित करे। कबीलाई संस्कृति के रूप में जिस संस्थाओं को वृद्धि हुई है उसका वर्तमान में प्रासंगिकता न के बराबर होनी चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट को और भी वृहद रूप से हम लोग बढ़ाकर काम कर सकते हैं। आप धर्म के मूल को बनाए रखिए, पर उसके व्यवहार में कुछ तो चेंजिंग किया ही जा सकता है ना। अब चीज़ें देखिएगा उसी संदर्भ में, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। मैं जितना समझा हूँ चीज़ों को उसी आधार पर बता रहा हूँ। लोगों के अपने वैचारिक मत होते हैं, उसे स्वतंत्रता है। अगर किसी खास विशेष को लगता है हिजाब पहनना उचित है तो ज़रूर पहन सकते हैं, उसे कोई नहीं रोक सकता है। कोई ऐसी संस्था, मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो हिजाब न पहनने का रोक लगाता है कि आपको कोई भी लड़की या कोई भी हिजाब नहीं पहन सकता है, तो कोई व्यक्ति विशेष को अगर हिजाब पहनने की इच्छा है तो क्या वो नहीं पहन सकता है? पहनेगा ही। तो ये जरूरी है। मान लीजिए फ्रांस है या और भी देश है जहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब या इस प्रकार के पहनने की रोक लगाई गई, क्योंकि वह सुरक्षा मानकों के संदर्भ में किया गया।
तो क्या वो व्यक्तिगत रूप से इस हिजाब का प्रचलन नहीं करती है? वहाँ छूट है। ऐसा नहीं कि घर में वो हिजाब नहीं पहन सकती, अपने आसपास नहीं पहन सकती है, अपने मोहल्ले या अपने आसपास के क्षेत्रों में। तो ये ज़रूरी समझना है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके अधिकार का व्यवहारिक स्वरूप क्या है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह ज़रूरी है जानना। तो ये सब चीज़ें उभर कर सामने आएगी। और देखिए इसी संदर्भ में 2016 में रूहानी शक्ति के बाद गश्त-ए-इशा छिप कर अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ कुछ हमले हुए थे और हसन रूहानी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में गश्त ताकत बढ़ी है और उसके बाद यह इनडायरेक्टली वर्क करने लगा, लोगों को इस रूप से प्रताड़ित करने लगा जो वर्तमान मामला देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ समझ में आएगा। एक नारा यहाँ पर आया है, इस नारे को याद रखिएगा। जो भी कोई आंदोलन होता है, मान लीजिए अम्ब्रेला आंदोलन हुआ था, कुछ नारे वहाँ कॉन्सेप्ट हुए थे, तो यह आपको नारे पूछे जा सकते। हम मर जाएंगे लेकिन ईरान को वापस लेकर रहेंगे, यह नारा यहाँ पर उठा है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आप लोग देखिएगा। हैफा युद्ध भारत की भूमि को बनाई जाएगी फिल्म। हैफा युद्ध हुआ था, उसके संदर्भ में आपको इजराइल के हैफा में लड़ाई पर एक फीचर फिल्म बनने वाली तैयार है, जो गोल्डन रेशियो फिल्म्स है, एल स्टार फिल्म्स एंड हेडेड फिल्म्स द्वारा बनाई जाएगी, जो इतिहास के अंतिम घुड़सवार युद्ध के रूप में जाना जाता है हैफा युद्ध को, या हाइफा इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, हाइफा युद्ध, इसे आप लोग जानिएगा। यह चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर कैप्टन अमन सिंह बहादुर दफदार जोर सिंह और इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जबकि कैप्टन अनूप सिंह और सेकेंड लेफ्टिनेंट सगत सिंह को मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो इसके संदर्भ में आपको प्रश्न क्रिएट किया ऐसा। और हाइफा युद्ध क्या था? देखिए 23 सितंबर 1918 को यह युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम युद्ध में भाग लेकर जर्मनी और तुर्की के आधिपत्य वाले हाइफा शहर को मुक्त कराया था। तो इसलिए जो इजरायली क्षेत्रों में अब आता है वर्तमान स्वरूप में, तो यहाँ समझने की जरूरत है 23 सितंबर 1918। तो आपको यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट कुछ नहीं है। अब चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, या तो लिंक दिए रहते हैं वहाँ से कनेक्ट होकर। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।